नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोक प्रशासन रिवीजन की हमारी इस दूसरी क्लास में जो सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस के हिसाब से हम विधि के शासन तक पहुंचे थे। विधि का शासन अगर आपसे आया तो आप ये लिखना कि सबसे पहले एक चिंतक का नाम लिखना, डायसी। इस चिंतन का प्रतिपादन अगर आप ऐसा स्पेसिफिक नाम लिख देंगे ना तो थोड़ा सा चेकर को समझ में आ जाएगा कि आपको पता है, ज्यादा अच्छे से पता है। तो इसी चिंतक ने विधि के शासन के अवधारणा का प्रतिपादन किया था और इन्होंने तीन सिद्धांत बताए थे। पहला बताया था कानून की सर्वोच्चता। मतलब उनका था कि सब कुछ कानून के हिसाब से रहेगा, कानून सबसे ऊपर रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा। मतलब अभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति शासन करने लगा और व्यक्ति का मन है ये करने का, जैसे मैं आपको उदाहरण किम जोंग का बताया, क्यों बोले कि सबको ऐसे बाल कटाना है, तो वो नहीं होगा। जो कानून है उसके हिसाब से रहेगा, व्यक्ति के हिसाब से नहीं रहेगा। मतलब कानून सबसे ऊंचा रहेगा, पहली बात। मतलब मनमानी किसी की नहीं चलेगी, सब कुछ कानून के हिसाब से होगा। दूसरा सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, जिसके का मतलब है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान रहेंगे। किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, लिंग के हो, वंश के हो, सभी बराबर रहेंगे। और तीसरा, अगर फिर भी कोई दिक्कत है, अगर आपको आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय के माध्यम से आपके अधिकारों की सुरक्षा होगी। तो इसी को बोलते हैं विधि का शासन। मतलब जो देश है उसका संचालन संविधान के अनुसार होना चाहिए, किसी व्यक्ति या शासक के मनमर्जी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। विधि का शासन ये बोलता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है। मतलब कानून सबसे ऊपर है और कानून सबके लिए बराबर है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। यही है विधि का शासन। अब हम सिद्धांतों में आते हैं। कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं, वो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी गए। जैसे एक है जिसको हम बोलते हैं नेतृत्व। अब सामान्य चीज है नेतृत्व। अगर आपसे कोई पूछे कि नेतृत्व क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि नेतृत्व वो होता है, मतलब जो, मतलब समझ लो एक नेता है और वो जो प्रक्रिया करता है वो नेतृत्व कहलाता है। और सबका एक समान उद्देश्य होता है। नेतृत्व वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है और मार्गदर्शन करता है। जनरली एक समझ लीजिए नेता है, उसके बाकी लोग अधीनस्थ हैं, इनका कोई एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अपने अधीनस्थों को प्रभावित कर रहा है, उनको मार्गदर्शन दे रहा है, और यही कहलाती है लीडरशिप। ये क्या करता है? प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है अपने अधीनस्थों को, और लक्ष्य की ओर लेके जाता है। अब नेतृत्व तो अलग अलग प्रकार का रहता है, आप भी कॉमन देखते होगे। एक नेतृत्व रहता है जो सत्तात्मक टाइप का रहता है, जो आदेश देता है कि भाई तुमको ये करना है। जैसे साम्यवादी सरकारें, वहां जनरली जो नेतृत्व है वो आदेश आधारित है। फांसीवादी, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब फांसीवादी की ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो भी नेता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सत्तात्मक नेतृत्व वाले हैं। दूसरा नेतृत्व जो है वो लोकतांत्रिक कहलाता है। लोकतांत्रिक मतलब जनता से, जो उनके अनुनायी हैं उनसे विचार विमर्श करके जब आप कोई काम करेंगे तो वो लोकतांत्रिक कहलाएगा। एक नेतृत्व है उदार नेतृत्व, जिसमें है कि आप बहुत कम हस्तक्षेप करेंगे, कि भाई बहुत ज्यादा आप अपने जो अधीनस्थ हैं उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आराम से उनको चलने देंगे और थोड़ा थोड़ा उनको बस गाइड करते रहेंगे। इस नेतृत्व को बोलते हैं उदार नेतृत्व। अगर नेतृत्व के कुछ सिद्धांत हम देखें कि भाई नेता बनता कौन है, तो एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं ट्रेट थ्योरी, मतलब गुण सिद्धांत। ये माना जाता है कि नेता बनने के कुछ गुण होते हैं और उसी से व्यक्ति नेता बनता है। एक सिद्धांत है व्यवहार वाला, और एक है परिस्थितिजन्य, जो ये बोलता है कि कई लोग ऐसे नेता नहीं रहते, जन्मजात नहीं रहते, लेकिन वो जो परिस्थिति है ना, वो उनको नेता बना देती है। जैसे राजीव गांधी, वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अब माता की मृत्यु होती है, भाई की हत्या होती है, मतलब भाई की भी मृत्यु होती है, सॉरी, माता की हत्या होती है, उल्टा बोल दिया मैं। इंदिरा गांधी की हत्या होती है और संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। तो इसके कारण फिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना पड़ता है, नेतृत्व लेना पड़ता है। तो परिस्थिति के कारण वो नेतृत्व में आए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ये सब इसके सिद्धांत हैं। अगला है नीति निर्धारण, पॉलिसी डिटर्मिनेशन। मतलब कोई भी नीति है, जो पॉलिसी है, आप उसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक हित है में निर्णय हम लेते हैं, जिसका
होता है दीर्घकालीन उद्देश्य। तो नीति बनाने के लिए सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करना है, विकल्पों का मूल्यांकन करना है कि भाई क्या समस्या है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र के लिए नीति बनाना है, किसी गांव के लिए, तो आप देखोगे उस गांव में समस्या क्या क्या है। गरीबी है, बेरोजगारी है, नशाखोरी है। फिर आप देखोगे मेरे पास विकल्प क्या क्या है, क्या क्या मैं नीति बना सकता हूँ, और उसके बाद आप नीति का निर्माण करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, जानकारी प्रोवाइड करते हैं, कार्यान्वयन की व्यवहारिकता पे सुझाव देते हैं। जैसे आप बोले कि मैं पूर्ण शराबबंदी कर दूंगा, तो व्यवहारिकता बताएंगे कि यार पूर्ण करोगे तो घर में बनाने लगेंगे। लोकमत और जमीनी प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। जैसे शिक्षा नीति है, औद्योगिक नीति है, वो सब नीति निर्माण है। फिर एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय निर्माण सिद्धांत। इस ये जैसे ही आया तो आप एक चिंतक का नाम लिखना, उसका नाम है हर्बर्ट साइमन। साइमन बस याद रहे तो भी साइमन कमीशन से साइमन याद रख लेना, एच साइमन लिख देना। निर्णय क्या है, जैसे हम लोग भी निर्णय लेते हैं। आप जैसे पीएससी की तैयारी करने आए, तो निर्णय क्या है, आपके पास बहुत सारे विकल्प है, उनमें जो आपको सबसे अच्छा लगा वो करना निर्णयन है। जैसे मान लो अभी भी आपको लोक प्रशासन पढ़ना है, आपके पास कई विकल्प हैं। आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, आप कोई गाइड पढ़ सकते हो, यूट्यूब में 3-4 चैनल है वो देख सकते हो। लेकिन आपको लगा कि नहीं ये वाला देख लेते हैं, कम टाइम में हो जाएगा, तो आप एक निर्णय लिए। ये भी एक निर्णय है कि आपको लगा कि अभी की स्थिति में इस 1 घंटे के लिए ये सबसे अच्छा चीज है, तो उसको बोलते हैं निर्णयन। कि जो भी आपको लगा कि उपलब्ध विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प जो आपको लगा वो कहलाता है निर्णयन। मतलब विकल्पों के बीच जो सर्वोच्चम तार्किक चुनाव करते हैं विकल्प का, वो कहलाता है निर्णयन। मुख्य विचार है कि मनुष्य जो है पूर्णतः तार्किक नहीं होता। अब ये नहीं बोल सकते आप कि भाई मेरे मैं जो निर्णय लिया वो सबसे सही है, क्योंकि आप पूर्णतः तार्किक नहीं हो ना, आपको सब कुछ नहीं पता ना। आप उस स्थिति में जो आपको सबसे सही लगता है वो करते हो। फिर जब निर्णय आए तो ये 3 चीज लिख देना, ये 3 प्रक्रिया होती है। पहला होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है डिजाइन, तीसरा होता है चॉइस। सब इंटेलिजेंस या आसूचना मतलब होता है निर्णय लेने के 3 चरण है। पहला है कि आप समस्या की पहचान करो, ये होता है इंटेलिजेंस। जैसे मान लो लोक प्रशासन ही पढ़ रहे हैं, तो आप समस्या की पहचान की कि यार मेरे को लोक प्रशासन पढ़ना है, ये मेरा कम है। अब दूसरा होता है डिजाइन। डिजाइन मतलब आप विकल्प देखोगे कि मैं इससे पढ़ सकता हूँ, इससे पढ़ सकता हूँ, इससे पढ़ सकता हूँ, इससे पढ़ सकता हूँ। फिर आप देखोगे आपके पास समय कितना है, और उसके हिसाब से आप चॉइस करोगे कि यार मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूँ, तो वो होता है चॉइस। आपको मान लो आप 12th पास किए, आपके पास सबसे पहले आप वो देखोगे कि मेरे को समस्या क्या है। समस्या ये है कि आप क्या लो, आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, इंजीनियरिंग करो, ये विकल्प हैं आपके। पहले समस्या देखे, फिर विकल्प देखे, फिर जो सबसे अच्छा आपको लगा वो चुन लिए। तो यही होता है इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस। निर्णय कैसे होते हैं, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब ये होता है कि जो रूटीन निर्णय है, जो आपको पता है यही करना है, कि सुबह उठते हो, उसके बाद आपको पता है कि ब्रश करना है, पानी पीना है, नाश्ता करना है, ये प्रोग्राम्ड है। नॉन प्रोग्राम मतलब जो अचानक हो गया। जैसे आप उठे और कुछ अचानक आ गया, कि अचानक आपका पंखा चलते चलते उल्टा घूमने लगा, तो कोई निर्णय लेना पड़ेगा जो सामान्यतः नहीं होता, तो नॉन प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार होते हैं। तो निर्णय मतलब देखो 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, सीधा सीधा मतलब एक ना खाका बना लो कि निर्णय न आएगा तो पहले मैं साइमन का नाम लिखूंगा, फिर लिखूंगा कि जो उपलब्ध विकल्प है उनमें सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना निर्णयन कहलाता है। 3 वो प्रकार बताए, 3 चरण बताए। पहला इंटेलिजेंस, मतलब उसमें हम समस्या देखेंगे क्या चीज है। दूसरा डिजाइन, जिसमें हम डिजाइन देखेंगे मतलब विकल्प बनाएंगे। और तीसरा चयन, की सबसे जो सर्वोत्तम विकल्प है उसको चुनेंगे। निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोग्राम्ड होते हैं, नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं। खत्म। तो ऐसे लिखना है। अगला है अभिप्रेरणा। ये सबसे ज्यादा आप लोग को जरूरत है, आप लोग भी मैसेज करते रहते हो भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा यार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मोटिवेशन क्या है, आप भी तो खोजते हो ना। मोटिवेशन वो प्रक्रिया है जिस जो कर्मचारियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वो संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। अभी तो आप एस्पिरेंट हो, आप समझो आप किसी
संगठन में चलती है। लोक प्रशासन पूरा खेल संगठन का ही है। तो जब आप संगठन में चल दोगे तो संगठन क्या चाहेगा कि आप मोटिवेट होके सक्रियता से काम करो। ये नहीं कि वहां बैठे हो बने रहो, पगला काम करेगा अगला वो वाला काम ना करके आप सक्रियता से काम करो। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं हैं, इनको प्रभावित करे, आपको मन करे कि मैं काम करूं यार, वो कहलाता है मोटिवेशन। महत्व क्या है इससे? एक तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, संतोष बढ़ेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, संगठन की दक्षता बढ़ेगी, अच्छे परिणाम आएंगे, निष्ठा आएगी, जुड़ाव आएगा, अच्छी चीज है। अब मोटिवेशन के प्रकार क्या क्या है? एक तो है आंतरिक, एक है बाह्य। आंतरिक क्या है कि एक होता है कि मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मतलब अभी अपने से सोचो यार, कहाँ इधर उधर सोच रहे। आप पढ़ रहे, दो प्रकार का मोटिवेशन है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है यार, पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आपको इस काम में रुचि है, आपको पढ़ने से संतुष्टि मिल रही है, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या है कि आपको लाल बत्ती दिख रही, डिप्टी कलेक्टर बनूंगा लग रहा है, आपको इतना पैसा मिलेगा लग रहा है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन आपको कैसे कैसे दिया जा सकता है? आप मान लो किसी संस्था में गए या आप तैयारी ही कर रहे हैं। एक तो है कि मौद्रिक प्रोत्साहन, कि आप किसी संस्था में कर्मचारी हो, बहुत सारे लोग नौकरी में भी होंगे। तो पहला तरीका क्या है कि पैसा दे दो, पैसा आपका बढ़ा दो, आपको बोनस दे दो, तो मोटिवेशन सबसे बड़ा तो वही है, पैसा ही है। अगर अमौद्रिक में क्या है कि आप कुछ कर रहे, कोई प्रशंसा कर दिया कि बहुत बढ़िया काम किया यार, तो अच्छा लगता है ना। तो दूसरा वो हो गया। तीसरा जो है कि काम रोचक हो जाए, मतलब काम ऐसा रहे जो करने में मजा आए, तो उससे भी प्रेरणा मिलती, मोटिवेट होता है आदमी। प्रशिक्षण आपको अच्छा मिले, उससे भी मोटिवेट होता है। तो ये सब मोटिवेशन के साधन है, टूल्स हैं। अब इसके सिद्धांत क्या क्या है? तो एक तो मैस्लो का सिद्धांत, ये शायद हमारे जमाने में भी आया था। वो 5 स्तर के मोटिवेशन बताता है। चित्र बना है क्या? ये बना है। वो बोला कि यार इंसान ना ऐसे ऐसे बढ़ता है। सबसे पहले इंसान का रहता है शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स, कि वो है तो उसको शारीरिक चाहिए कि यार खाना मिल जाए, अच्छे से रहने के लिए कपड़ा मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीज रहती है वो जरूरी है। तो पहले उसको जो सबसे आवश्यकता है पहली वो इसकी। जब उसके पास बेसिक शारीरिक आवश्यकताएं हो जाती हैं तो वो फिर खोजता है सुरक्षा, सिक्योरिटी नीड्स, कि सुरक्षित रहना चाहता है फिर इंसान, कि उसको कोई ऐसा ना हो कि कोई आए मार के चल दे, काट के चल दे। तो सुरक्षा चाहिए, फिर वो सुरक्षा के लिए काम करता है, बाकी चीजें करता है। जब सुरक्षा भी मिल जाती है तो जो तीसरी जरूरत है उसको बोलते हैं सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता मतलब समाज में जो जरूरतें हैं उसको देखता है, कि समाज में जो भी उसको लगता है वो जरूरतें। जब सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे आपका परिवार हो, शादी ब्याह, कई चीजें रहती, वो समाज में एक आप सामाजिक प्राणी बन के रहें, वो जरूरत है। अगला जो होता है उसको बोलते हैं सम्मान वाली चीज, कि जब समाज में भी ठीक ठाक होने लगता है तो चाहता है कि उसको समाज में इज्जत मिले यार, सम्मान मिले। और जब सब मिल जाता है तो वो चाहता है इसको आत्म सिद्धि, आत्म साक्षात्कार। फिर आखिरी में इंसान चाहता है कि यार मैं आया क्यों, इस दुनिया में क्यों आया, क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मेरे को करना है। तो वो अंतिम लक्ष्य है उसका। तो मैस्लो बोलते हैं कि इंसान ऐसे ही बढ़ता है, फिजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड, फिर सेल्फ एस्टीम, और फिर आत्म साक्षात्कार। तो ये इसका चक्र है। और फिर इसकी आलोचना भी करते हैं, बोलते हैं कई लोग तो यार शारीरिक से सीधा आत्म साक्षात्कार में चल दिए। अब गौतम बुद्ध हैं, वो महावीर जैन है, वो सीधा आत्म सिद्धि की तरफ चल दिए। तो जरूरी नहीं कि हम इसी क्रम से जाएं। तो ये आलोचना भी होती है। जरूरी नहीं कि पहले शारीरिक ही हर आदमी देखे, कोई सुरक्षा की भी जरूरत रहती है ज्यादा किसी को, किसी के लिए सामाजिक भी है, मतलब ये क्रम बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये मैस्लो का सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो का। भौतिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर आत्म साक्षात्कार। फिर एक हर्षबर्ग है, वो दो फैक्टर थ्योरी दी है, टू फैक्टर थ्योरी, दो कारक सिद्धांत। बोले एक तो कारक होते हैं जो प्रेरक कारक होते हैं, किसी भी इंसान को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, जैसे आपको विकास, उपलब्धि, ये सब। और दूसरे होते हैं रोधक कारक, जो आपको कोई काम करने से रोकते हैं। जैसे आप कहीं कर रहे हैं और लाइट ही नहीं ढंग से है, तो हवा गंदी है, पर्यावरण अच्छा नहीं है,
चुगली चकारी कर रहे हैं लोग, तो फिर आप कम काम करोगे। तो वो चीज बताए। फिर एक मैग्रेगर है, वो एक्स और वाई सिद्धांत दिए। एक्स मतलब है कि एक्स सिद्धांत बोलता है कि काम कोई भी व्यक्ति तब करेगा आपका अधीनस्थ, जब आप उसके ऊपर नियंत्रण करोगे। कठोर नियंत्रण, बिल्कुल सीसीटीवी में देखोगे, बिल्कुल मॉनिटरिंग करोगे, जैसे मजदूरों से कराते हैं ना अपन। बिल्कुल सामने बैठे रहोगे, तुम इतना किए उतना किए, पूरा बिल्कुल उसके पीछे पड़े रहोगे। और वह सिद्धांत बोलता है कि जो व्यक्ति है वो खुद से आत्म प्रेरित होकर रचनात्मक तरीके से काम करेगा। मतलब उसको आप नियंत्रण मत करिए, उसको खुद से छोड़ दीजिए, वो खुद करेगा काम। तो ये दो प्रकार के सिद्धांत मैग्रेगर बोलते हैं। और एक प्रत्याशा सिद्धांत है जो विक्टर ब्रूम का है, ये बोलता है प्रयास फिर प्रदर्शन करेगा, और उससे फिर पुरस्कार की धारणा आएगी, प्राइस के लिए अच्छा काम व्यक्ति करेगा। तीसरा सिद्धांत है जिसको बोलते हैं समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समझो कि जैसे अलग अलग इकाइयां हैं, एक इकाई है, दो इकाई है, तीन इकाई है। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, अब अलग अलग खिलाड़ी हैं, तो आपस में एक समन्वय होता है ना, कि मैं तेरे को पास दूंगा तो उसको देना, वो उसको देगा, फिर वो मारेगा। तो उसी को बोलते हैं समन्वय। फील्डिंग आप क्रिकेट देखते होगे, एक गेंद रोकता है, दूसरा फिर फेंकता है। तो जो अलग अलग इकाइयां हैं, उनकी गतिविधियों को एक लक्ष्य की दिशा में समन्वित करना, क्योंकि लक्ष्य तो सबका एक है। तो जब समन्वय होता है तो काम ना डबल नहीं होता, रिपीट नहीं होता। तो इसीलिए समन्वय का महत्व है। कि जैसे अलग अलग लोग हैं, तो हो गया कि भाई तुम वहां देख लेना, तुम वहां देख लेना, तुम वहां देख लेना। तो तीनों अलग अलग जगह देख रहे हैं, तो तीनों को पता है कि ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। मान लो तीनों एक ही जगह चल दिए, तो बाकी दो काम नहीं हो पाएगा ना। तो कोई भी काम रिपीट नहीं होता, इससे कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती, और दक्षता आती है समन्वय के लिए। समन्वय दो प्रकार का हो सकता है, एक आंतरिक, मतलब एक ही विभाग में आपस में जब समन्वय होता है तो आंतरिक होता है। बाह्य मतलब विभिन्न विभागों के बीच होता है तो वो बाह्य होता है। तरीके क्या है? एक तो समितियां हैं, सम्मेलन है, ऊर्ध्वाधिकार नियंत्रण है, केंद्रीकृत निगरानी है, मानक संचालन प्रक्रिया है। और हेनरी फेयोल इसको बोले कि सब समन्वय जो है प्रबंधन का महत्वपूर्ण या मूल कार्य है। तो समन्वय प्रबंधन का मूल कार्य है, ये फेयोल मानते हैं। समन्वय मतलब वही समझो, आपस में कोऑर्डिनेशन होना। अगला है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन मतलब होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब समझो एक उच्च अधिकारी है और एक उससे नीचे है अधिकारी, ये बना देते हैं। तो जब ये उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारी को अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को सौंपता है, तो वो कहलाता है डेलीगेशन। और डेलीगेशन में अंतिम जो जवाबदारी है वो इसी की है। एक तो होता है काम सौंप दो तुम ही समझो, एक होता है कि भाई मैं तुमको सौंप दिया, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, बुरा हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे समझो अपने नेता है, मंत्री हैं। अब आपको भी पता है कि जनरली मंत्रियों का काम कौन करता है? मंत्रियों का काम उनके सचिव करते हैं। तो मंत्री अपना काम डेलीगेट कर देते हैं कि भाई करो। लेकिन अगर अच्छा काम हुआ तो मंत्री की वाहवाही होती है, खराब काम हुआ तो मंत्री जिम्मेदार होता है, आप सचिव को नहीं खोजते ना। तो इसी को बोलते हैं डेलीगेशन, की जो उच्च अधिकारी है वो अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को, अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थ को सौंपता है, और जो अंतिम उत्तरदायित्व है वही रखता है। तो इसमें क्या होता है, अधिकार, जो निर्णय लेने का अधिकार है वो दिया जाता है, और कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व है। लेकिन जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो उच्चस्थ अधिकारी का रहता है। इससे विशेषता ये होती है कि कार्य कुशलता बढ़ती है। अब मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे काम है, तो अपने काम बांट के नीचे सौंप दिया कि भाई तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये देखो, देख के फिर बताओ करके, फिर मैं फाइनल वो करूंगा। तो एक तो इनके अंदर क्षमता विकसित हुई जो अधीनस्थ हैं, दूसरा कार्य कुशलता विकसित हुई। बाधाएं क्या है कि जब इनके अंदर बहुत वो नहीं रहेगा तो इनको लगेगा यार नीचे दे दूंगा तो फिर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा। और एक है कि उनका अगर विश्वास नहीं है अपने अधीनस्थों पे तो नहीं देते। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यायोजन। अगला जो शब्द है उसको बोलते हैं संप्रेषण।
ये तो आप सुने भी होंगे, संप्रेषण कम्युनिकेशन को बोलते हैं। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि जो मेरे विचार हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूं। मतलब जिस रूप में मैं आप तक अपने विचार पहुंचाना चाहता हूँ उस रूप में अगर मैं पहुंचा दूं तो कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। क्या क्या जाएगा? विचार जाएंगे, सूचनाएं और निर्देशों का आदान प्रदान, ताकि उचित समझ और समन्वय सुनिश्चित हो सके। अब इसके प्रकार अगर आप देखोगे तो एक तो औपचारिक होता है। औपचारिक मतलब जैसे आप हिंदी में पत्र लेखन भी करते हो, तो एक औपचारिक पत्र होता है ना, ज्ञापन हो गया, सरकारी पत्र हो गया, जो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से होता है। और एक अनौपचारिक होता है, आप मामा को पत्र लिख रहे, घर के पिताजी को पत्र लिख रहे, दोस्त को पत्र लिख रहे, व्हाट्सअप मैसेज भेज रहे, ये अनौपचारिक संप्रेषण है। व्हाट्सअप मैसेज भी एक अनौपचारिक संप्रेषण ही तो है, कि व्हाट्सअप पूछ रहे, क्या कर रहा है पूछ रहे। तो ये औपचारिक अनौपचारिक हो गया। फिर अगर चैनल की बात करें तो एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर से नीचे, मतलब कोई उच्चस्थ अधिकारी नीचे भेजेगा फिर नीचे आएगा तो वो ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब जो सेम लेवल के अधिकारी हैं, वो आपस में अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो कहलाएगा क्षैतिज कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण किससे होगा? पहला, संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तीसरा, फीडबैक होना चाहिए। संप्रेषण का ये चित्र भी बना सकते हो। एक होता है जिसको बोलते हैं सेंडर, अगर बड़ा सवाल आया तो ये किसको भेजता है? रिसीवर को। ये ग्राहक होता है, ग्राह या ये जो भेजने वाला है। बीच में जो, इसको बोलते हैं पर्यावरण, जो आसपास है। ये जो जिस माध्यम से जा रहा है वो कहलाता है माध्यम। जैसे मान लो आप फोन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चिट्ठी से कर रहे हैं, और फिर यहाँ से जो इधर जाता है उसको बोलते हैं फीडबैक। सिस्टम थ्योरी में भी पढ़े थे अपन लोग। फीडबैक मतलब ये है कि आप जब इसको कम्युनिकेट किए, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब फीडबैक क्या है? आप लोग लाइक कर देते हो, आप कमेंट लिख देते हो, तो मेरे को फीडबैक मिला ना। अब हो सकता है अपन लाइक कर दो, आप कमेंट लिखो कि भैया ऐसे मत पढ़ाओ यार, मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाओ ही मत आप। तो वो फीडबैक है कि अच्छा ठीक है यार। तो उसको बोलते हैं फीडबैक, जो आप लोग के तरफ से आता है, तभी प्रभावी संप्रेषण हो पाता है। अगली चीज है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण मतलब कि निगरानी करना, मूल्यांकन करना, जो कर्मचारी हैं, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाओं के प्रदर्शन की सतत निगरानी और मूल्यांकन करना। उद्देश्य क्या है? एक तो नियमों के पालन और लक्ष्य प्राप्ति की जांच करें कि नियम सही से हो रहे हैं कि नहीं। प्रशिक्षण की आवश्यकता और कमियों की पहचान करने के लिए पर्यवेक्षण करते हैं। कैसे हम किसी का भी निरीक्षण करते, पर्यवेक्षण करते, सुपरवाइज कैसे करते? निरीक्षण करने चल दिए, आकस्मिक जांच कर दिए, लेखा देखे कि सही तरीके से है कि नहीं, उनको बोले रिपोर्ट दो, उनको बोले समीक्षा करो। तो ये सब उसके उपकरण है। प्रकार क्या हो सकते हैं? एक तो प्रत्यक्ष हो सकता है कि जो अधिकारी है वो व्यक्तिगत आ गया देखने, खुद प्रत्यक्ष रूप से आ गया, तो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष मतलब वो आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड मंगा लिया, तो वो अप्रत्यक्ष है। ये पर्यवेक्षण के प्रकार हो गए। अगला है आपके में सुशासन। सुशासन क्या है? ऐसा प्रशासन जो पारदर्शी हो, कुछ शब्द ध्यान रखना, वही सीधा सीधा लिख देना। ट्रांसपेरेंट हो, उत्तरदायी हो, सहभागी हो, प्रभावी हो, नागरिक केंद्रित हो। इसमें मेन सभी पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको ना दो चार वो बता देता हूँ। हम लोग इसको याद भी करते थे। 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। बताओ मत भाई, बताओ मत, लिख लूंगा। लिखा वही है, एक आध छूटा होगा मेरे हिसाब से। चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले खुश हो जाएंगे। पहला होता है पार्टिसिपेशन। और ना सीधा यही लिखना कि भागीदारी बोलते हैं इसको। कि आप सीधा विश्व बैंक के हिसाब से गुड गवर्नेंस लिखोगे ना तो नंबर फिर नहीं काट पाएगा सामने वाला। पार्टिसिपेशन मतलब होता है कि जो गुड गवर्नेंस तब होगी जब जो नागरिक है, ये देखो भागीदारी लिखी तो है, जो नागरिक हैं
वो जो भी सरकार के निर्णय हैं, उनमें भागीदार रहेंगे, जनता की भागीदारी रहेगी। डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। दूसरा है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इसको भी अभी हम पूरा पढ़े। रूल ऑफ लॉ मतलब है कि किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा। कानून सबसे बड़ा होगा, कानून के सामने सब बराबर होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायालय जा सकते हो। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी तरीके से होगा, जो भी है सूचनाएं खुली रहेंगी। चौथा होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो रिस्पॉन्स किया जाएगा, रीजनेबल टाइम फ्रेम में रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगर कोई आप शिकायत करते हो तो वो उत्तर उत्तरदायी रहेंगे। उत्तरदायी को तो अकाउंटेबल बोल देंगे। फिर अगला है अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी काम किया जाएगा वो उसके प्रति गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल रहेंगे लोगों के प्रति। फिर अगला है कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड मतलब होता है कि कंसेंसस बनाई जाएगी जो सबके लिए अच्छी हो। फिर अगला है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, समानता एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब सभी लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और अगला है इफेक्टिवनेस, प्रभावशालीता। प्रभावशालीता मतलब वो प्रभावी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो हो ही गया। पारदर्शी हो गया, एक जवाबदेही अलग से हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस का, और एक होगा सर्वसम्मति उन्मुख। तो ये 8 तत्व हैं जो गुड गवर्नेंस के हैं। सीधा यही लिखना, इधर उधर मत करना। भारत में क्या क्या किया गया है, जैसे आरटीआई लाया गया कि ट्रांसपेरेंसी हो। डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सीधा खाते में पैसा देते हैं, ई गवर्नेंस हो गया। सिटीजन चार्टर हो गया। सिटीजन चार्टर मतलब होता है कि जैसे बैंक बैंक जाओगे ना तो वहाँ लिखे रहता है कि खाता खोलने में 1 दिन लगेगा, आ, कुछ भी, एफडी तोड़ने में 40 मिनट लगेगा। तो पहले से टाइम फ्रेम है कि ये काम इतने दिन में। कहीं सरकारी ऑफिस जाओगे, जन प्रमाण पत्र 4 दिन में बनेगा, और अगर उतने दिन में नहीं बनता तो फिर आप शिकायत कर सकते हो। यही सिटीजन चार्टर है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम। फिर सेकंड एआरसी भी इसके लिए अनुशंसा की, नागरिक केंद्रित प्रशासन हो, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो। और गुड गवर्नेंस में चुनौतियां क्या है? भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, समाज में विषमता है। ये सब इसकी चुनौतियां हैं। अगला है ई शासन। ई शासन मतलब, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासन की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा उत्तरदायी, ज्यादा प्रभावी बनाने का जो है उसको बोलते हैं ई शासन। मतलब पारदर्शिता और सूचना का प्रवाह बढ़ेगा, सेवा वितरण की गति बढ़ेगी, नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी, और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब ई शासन इसीलिए तो फायदेमंद है। ई शासन किसके लिए? एक तो गवर्नमेंट टू सिटीजन है, कि सरकार जो नागरिकों को सुविधाएं देती है, जैसे आपका डिजी लॉकर है, उमंग ऐप है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र है जो सिटीजन से सीधा जुड़ा है, कभुइया ऐप है। दूसरा गवर्नमेंट टू बिजनेस है, जो बिजनेस है उनके लिए क्या कर रही सरकार, जैसे जीएसटी पोर्टल है, ई टेंडर है, वो उनके लिए है। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हैं सरकार के, जैसे ई ऑफिस है, ई कोश है, सर्विस रिकॉर्ड ऑनलाइन है, वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गया। और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जैसे नेट ग्रिड है, सीसीटीएनएस है, तो ये सब उसके हैं। पहले क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान, भारत नेट परियोजना, आरटीआई, ये सब पहले हैं। ये शासन के स्तंभ क्या है? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। तो अगर ये सवाल आया ना 4 नंबर का, तो ये हेडिंग डाल डाल के लिख देना कि ई शासन का अर्थ छोटा सा लिख देना, उद्देश्य एक लाइन में लिख देना, फिर मॉडल लिख देना, पहले लिख देना,
स्तंभ लिख देना कि लोग हैं, प्रोसेस है, तकनीक है और संसाधन है। फिर लाभ लिख देना छोटा सा कि समय की बचत होती है, लागत की बचत होती है, सेवाओं की पहुंच होती है ग्रामीण क्षेत्रों तक, निर्णय डाटा आधारित ले सकते हैं और नागरिक सशक्त बनते हैं। चुनौतियां क्या है? तो एक तो डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड मतलब गांव में इंटरनेट नहीं है, गांव बनाम शहर, महिला बनाम पुरुष, बुजुर्ग बनाम युवा, ये डिवाइड है मतलब जाति के आधार पे, जनजाति क्षेत्रों में। दूसरा साइबर सुरक्षा का जोखिम है, ऐसे ही उड़ा जाते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है, गांव में आईसीटी संरचना का अभाव है। तो ये हो गया ई शासन। अगला है प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। प्रशासनिक सुधार क्या है? तो ये योजनाबद्ध प्रयास है जिनका उद्देश्य प्रशासन को उत्तरदायी बनाना। ये दो चार शब्द पकड़ लेना: उत्तरदायी, पारदर्शी, दक्ष, लोकहितैषी, ये बनाना उद्देश्य है। फिर क्या करना था इसका? सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो, जवाबदेही आए, पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो, नागरिक केंद्रित प्रशासन हो। भारत में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना, जो लोक सेवा प्रशिक्षण की बात करता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है, लोक शिकायत निवारण की बात करता है। तो ये पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इंडिया, यूपीएससी के हिसाब से बता दो नोट्स के फॉर्म में। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग लोक प्रशासन में सुधार के लिए बनाया गया मत है। बताओ भाई, ये नाम के लिए मैं बोल रहा था कि जो प्रशासनिक संरचना है उनको देखा गया और लोक प्रशासन की दक्षता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष ध्यान रखना कि पहले ना मोरारजी देसाई थे, फिर वो नेता उधर चल दिए मंत्रिमंडल में, तो के हनुमंथैया बन गए इसके अध्यक्ष। और द्वितीय के वीरप्पा मोइली थे। द्वितीय जैसे सूचना के अधिकार के बारे में बात की, शासन में नैतिकता की बात की, ई गवर्नेंस की बात की, नागरिक केंद्रित प्रशासन की बात की। तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में ये सब हुआ। ई गवर्नेंस, नैतिकता, नागरिक भागीदारी, तो ये ध्यान रखना। फिर एक ब्यूरोक्रेसी अप्रोच है। ब्यूरो मतलब होता है फ्रेंच भाषा में जो डेस्क होता है, क्रेसी मतलब शासन, तो डेस्क का शासन ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें प्रशासनिक कार्यकुशलता, अनुशासन, नियमबद्धता ये सब रहती है नौकरशाही में। विशेषता क्या है? जो पहले भी हम पढ़े, इसमें एक हायरार्की रहती है, पदानुक्रम रहता है, नियमों के आधार पे कार्यप्रणाली चलती है, नियुक्ति योग्यता आधारित होती है, कार्यों का विभाजन होता है। तो एक हायरार्की रहेगी, नियम रहेंगे, नियुक्ति योग्यता पे होगी, कार्यों का विभाजन होगा, दस्तावेज के आधार पे कार्य होंगे और ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होंगे। अब देखेंगे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी पार्टी के नहीं रहते। राजनीतिक नौकरशाही और प्रशासनिक नौकरशाही, जनरली नौकरशाही को यही मानते हैं, सिविल सेवक जो है वो नौकरशाही है। भूमिकाएं इनकी क्या है? एक तो नीति का क्रियान्वयन है, जो भी नीति है उनको लागू करना। दूसरा नीति बनाने में सुझाव देना। तीसरा कानून व्यवस्था बना के रखना। और जो भी विकास योजनाएं हैं उनका संचालन करना इनका काम है। आलोचनाएं अगर आपसे पूछे तो एक तो लाल फीताशाही है, नवाचार नहीं है, भ्रष्टाचार खूब करते, जन भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हैं, पूरी ताकत अपने हाथ में रख लेते हैं, अत्याधिक केंद्रीकरण है। तो ये सब ब्यूरोक्रेसी है। अगला है जिला प्रशासन। जिला आपको पता होगा कि जिला वो स्तर है जो राज्य सरकार और आम जनता के बीच मतलब एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यहीं कलेक्टर बैठते हैं, प्रशासनिक, राजस्व, विकास सब कार्य करते हैं। इसके मेन जो अधिकारी हैं उनको जिला कलेक्टर बोलते हैं। इनका काम क्या है? पहला है कानून व्यवस्था बना के रखना, मतलब इनका मेन काम है कि जो पुलिस अधीक्षक है उनके साथ समन्वय करके कानून की जो व्यवस्था है उसको बना के रखना। दूसरा, उनका नाम ही कलेक्टर किस लिए पड़ा पता है? नाम कलेक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि इनका काम था कलेक्ट करने का। तो ये कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं पैसा, ये कलेक्ट करते हैं बाकी चीजें, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कलेक्टर। तो इनका काम होता है भूमि रिकॉर्ड देखना, कर संग्रह करना। तो दूसरा काम इनका ये हो गया।
तीसरा इनका होता है विकास प्रशासन, मतलब विकास करना, ग्रामीण विकास, जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना, ये सब। चौथा, ये निर्वाचन आयोग के भी प्रतिनिधि होते हैं, तो चुनाव संचालन भी करते हैं। आपदा प्रबंधन, बाढ़ सूखा महामारी आई तो भी यही देखते हैं। फिर न्यायिक कार्य भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भूमि विवाद अधिनियम इनका प्रवर्तन करते हैं। तो कभी आया जिलाधीश के कार्य, तो ये सब आप लिख सकते हो। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई। आप नाम भी सुने होंगे, अपने मेंस की काफी आरटीआई से निकालते हो। तो आरटीआई क्या है? मेंस की कॉपी निकालने से क्या फायदा हुआ? एक तो शासन पारदर्शी बना, कि भाई उनको भी डर है ना कि कॉपी आप देख लोगे। उत्तरदायी बना, भ्रष्टाचार को कमी हुई। तो आरटीआई कानूनी अधिकार है जिससे नागरिक जो भी सरकार से सूचना ले सकते हैं, और उससे पारदर्शिता आएगी, उत्तरदायित्व आएगा और नागरिक सशक्त बनेंगे। सूचना कैसे ले सकते हैं? किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरणों में आवेदन किया जा सकता है, 1 महीने के अंदर 30 दिन के भीतर उत्तर अनिवार्य है। और अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई चीज है तो 48 घंटे में उत्तर देना पड़ेगा। पीआईओ का जो नियुक्तिकरण है वो अनिवार्य है, मतलब हर संस्था में पीआईओ होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो आरटीआई के तहत सूचना देगा। अगर सही सूचना नहीं मिलती तो पहली अपील वरिष्ठ अधिकारी के पास होगी और दूसरी अपील सूचना आयोग के पास होगी। और सूचना आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। इसकी एक धारा 8 है जो ये बोलती है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, न्यायिक चीजों से जुड़ा मुद्दा, रणनीतिक हित, हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़े मुद्दे आरटीआई से बाहर है। जो निजी संस्थाएं हैं वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं होती जब तक वे सरकारी सहायता प्राप्त ना हो। इससे क्या हुआ? इससे पारदर्शिता बढ़ी, जनहित में निर्णयों की जांच संभव हुई, लोकतांत्रिकरण आया, लोग खुद सूचना देने लगे, सरकारी विभाग अपने वेबसाइट में देने लगे। चुनौतियां क्या है? एक तो विलंब है सूचना देने में, बहुत सारे मामले लंबित हैं, अधिकारियों में जवाबदेही की कमी है, और सूचना आयोग की स्वतंत्रता पर भी प्रश्न लगा है संशोधन से। फिर अगला है लोकपाल और लोकायुक्त, मतलब ये भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित एक स्वतंत्र निकाय है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और लोक शिकायतों का निवारण करना। स्वीडन में एक चीज थी ओबुड्समैन। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आप भ्रष्टाचार है, आप किसके पास जाओगे और उसकी जांच कौन करेगा? तो ये काम करने के लिए लोकपाल आया, केंद्र में और राज्य में लोकायुक्त। स्वीडन में ओबुड्समैन था, उसी की तर्ज में अब लोकपाल और लोकायुक्त लेके आए। ये नियंत्रण करता था। लोकपाल क्या है? एक अध्यक्ष होगा, 8 सदस्य होंगे अधिकतम, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और महिलाओं में होंगे। कार्यकाल 5 साल या 70 साल की आयु तक होगा। दायरे में प्रधानमंत्री भी होंगे, अपने कार्यकाल के बाद मंत्री होंगे, सांसद होंगे, ग्रुप एबीसीडी अधिकारी होंगे, किसी की भी आपको शिकायत करना आप कर सकते हैं। इसकी क्या है? ये वैधानिक निकाय है, संविधान में नहीं है दर्जा, कानून से है। 16 जनवरी 2014 को बने। प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद, केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, और चयन समिति इनका चयन करेगी। पहले लोकपाल भारत के पिनाकी चंद्र घोष हैं, जिसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रसिद्ध न्यायविद होंगे। लोकपाल क्या है? केंद्र सरकार का है। लोकायुक्त किसका है? राज्य सरकार का है। दोनों ये 2013 के अधिनियम से, और उसी के हिसाब से राज्य अधिनियम बना के लोकायुक्त लाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद रहेंगे, इसमें मुख्यमंत्री रहेंगे। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करेंगे, इसकी राज्यपाल करेंगे। और सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं दोनों की। पहला राज्य जो लागू किया वो महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान, बिहार, कर्नाटक ये सब भी लागू किए। राज्यपाल करता है और सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। कार्य क्या है इनके? एक तो शिकायतों की जांच करना, अगर किसी के भी ऊपर भ्रष्टाचार का, दुर्व्यवहार का आरोप है तो उसकी शिकायतों की जांच करेगा। फिर ये निर्देश दे सकता है सीबीआई को, विजिलेंस को, कि आप इसकी जांच करो। उसके बाद फिर वो अनुशंसा भी कर सकता है कि इसके खिलाफ कार्यवाही करो, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता आती, जवाबदेही आती है। कमियां क्या है? सिफारिश तो कर सकता है कि इसको सस्पेंड करो, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, सरकार माने ना माने उनके ऊपर है। हर राज्य में नहीं है, जो राज्य चाहता है रखा है, जो राज्य नहीं चाहता वो नहीं रखा। समन्वय नहीं है केंद्र और राज्य में, और संसाधन नहीं है इनके पास।
सुझाव क्या दे सकते हैं? एक तो सीबीआई को पूर्ण स्वतंत्रता दे दो कि भाई जो करना है करे, मतलब सीबीआई कोई से ये जांच करा सके। फिर राज्यों में अच्छे से लोकायुक्त गठन हो, डिजिटल शिकायत पोर्टल हो कि मेरे को शिकायत करना है, मैं सीधा जाऊंगा तो दिक्कत है ना, डिजिटली करूं और उसको ट्रैक कर सकूं। और नागरिकों में जागरूकता हो कि भाई आपको पता ही नहीं ऐसा लोकायुक्त है। भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा होगी, भ्रष्टाचार नहीं करना है तो ये सब कर सकते हैं। फिर है आपके में संसदीय अध्यक्षात्मक एकात्मक और संघात्मक शासन। थोड़ा सा इसको यहीं बता देते हैं। भारत का अगर आप पॉलिटी पढ़े तो जो भारत का सिस्टम है वो कहलाता है संसदीय व्यवस्था। मतलब एकात्मक संघात्मक थोड़ा सा समझ लो। एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं एकात्मक, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं संघात्मक। अब ये तो आपको पता है कि सरकार अगर एक स्तर पे है, जैसे केवल अगर कहीं केंद्र सरकार है तो वो कहलाएगी एकात्मक व्यवस्था, जैसे ब्रिटेन में है। अगर एक से अधिक स्तर पे सरकार है तो संघात्मक, संघ एक से तो बनेगा नहीं, तो अगर एक से अधिक स्तर पे सरकार है तो संघात्मक होगी। इसके कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ संघात्मक के। पहला है एक से अधिक स्तर पे सरकार। आप उदाहरण दे देना कि जैसे भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। अब लॉजिकल समझते जाना, अब सरकार अगर एक से ज्यादा स्तर पे, केंद्र और राज्य को कोई शक्ति ही नहीं है तो भी दिक्कत है। तो दूसरा है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। मतलब स्पष्टता से शक्तियों का विभाजन हो कि ये केंद्र, जैसे अपन पढ़ते हैं ना अनुसूची सात में कि केंद्र सूची जिस पे केंद्र बनाएगा, ये राज्य सूची जिस पे राज्य बनाएगा, स्पष्ट विभाजित है। लेकिन अब सूची बना दी और संविधान कोई बदल दिया कल की डेट में, या लिखा ही नहीं कहीं, तो उसको लिखा भी तो होना चाहिए। तो तीसरा इसमें रहता है जिसको बोलते हैं लिखित व कठोर संविधान। मतलब आपका संविधान पहली चीज लिखा हो और दूसरी चीज कठोर हो, बदला ना जा सके आसानी से, न तो राज्य सूची का सब उठा के केंद्र में रख लेंगे, राज्य की पावर ही खत्म। फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप किसके पास जाओगे? फिर न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो न्यायपालिका होना चाहिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। कि भाई दिक्कत है तो स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के पास जाएंगे। और पांचवी विशेषता होती है कि जो राज्य हैं उनका केंद्र में प्रतिनिधित्व होगा। जैसे भारत में आप देखे होंगे कि लोकसभा एक राज्यसभा है। तो लोकसभा में तो जनता चुन के भेजते हैं, राज्यसभा नाम इसलिए ना क्योंकि वो राज्यों की प्रतिनिधि है। अमेरिका में एक सीनेट होती है जो राज्यों की प्रतिनिधि होती है। तो राज्य का केंद्र में प्रतिनिधित्व, ये पांच विशेषताएं अगर कहीं मिलेंगी तो वो संघात्मक शासन कहलाएगा। और एकात्मक मतलब एक ही स्तर पे सरकार होगी, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होगा, तो ये संघात्मक कहलाएगा। फिर संसदीय व्यवस्था क्या है? संसदीय जो भारत में, मतलब एक तो इसमें होता है, दो प्रकार के हेड होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक होता है। नाम मात्र का होगा आपका राष्ट्रपति, वास्तविक होगा प्रधानमंत्री। फिर संसदीय में अगर आप चित्र बनाओगे, ऐसे बना भी सकते हो, इसमें मान लो ये विधायिका है, ये न्यायपालिका है, तो इसी विधायिका का एक छोटा सा भाग है कार्यपालिका। मतलब जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही हिस्सा है। पता है आपके जो प्रधानमंत्री, आपके जो मुख्यमंत्री, आपके जो मंत्री, सब विधायिका के हिस्से हैं। तो कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है। और ये जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति जवाबदेह है। कार्यपालिका तभी तक सत्ता में है जब तक उसका विधायिका में बहुमत है। जिस दिन बहुमत चल दिया आपकी पार्टी का, आप उस दिन हट गए सत्ता से। तो जो संसदीय प्रणाली है उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, और वो तभी तक सत्ता में होती है जब तक वो उसका बहुमत होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और वो मंत्रियों का गठन करता है। तो ये संसदीय प्रणाली है। अध्यक्षी में क्या है? अध्यक्षी में सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है, पहले क्या होता था कि राजा के पास पूरी शक्तियां थी। राजा ही कानून बनाता था, राजा ही उसको लागू करता था और राजा ही उसको
राजा ही न्याय करता था। जैसे मान लो राजा कानून बनाया कि अब सब लोग आंख खोल के सोएंगे और आंख बंद करके जगेंगे। वो कानून बना दिया। अब राजा ही उसको लागू करेगा। तो भाई खुद बनाया तो लागू कर ही देगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी राजा के पास आएगा। तो राजा फिर उसको और बोलेगा इसको कोड़े लगाओ 10। तो इसीलिए इससे क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को दिक्कत होती है। तो इसीलिए एक चिंतक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। वो एक सिद्धांत दिए जिसको बोलते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो वो बोले तीन ताकतें होती हैं, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो बोले तीनों शक्तियां अलग अलग होना चाहिए। विधायिका अलग होना चाहिए। मान लो विधायिका बना भी दी कि रात को आंख खोल के सोना है, तो कार्यपालिका उसको लागू नहीं करेगी। कार्यपालिका कर भी दी तो न्यायपालिका उसको रोक देगी। लोग आएंगे, न्यायपालिका असंवैधानिक कर देगी। और इसीलिए बोले ऐसा होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा कि तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण रखेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर रखेगी, और कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के ऊपर रखेगी। और यही सिस्टम अमेरिका में है। अमेरिका में विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। और इसी सिस्टम को बोलते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इतनी कहानी सुनने का मतलब यही था। और यहाँ केवल एक प्रमुख होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं होते। कार्यपालिका केवल एक होती है, राष्ट्रपति। तो ये सिस्टम है। क्या बोलेंगे, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय कहाँ है? संसदीय मतलब होता है जहाँ जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें द्वैध कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और विधायिका भंग हो सकती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे। और बहुमत का महत्व होता है, जब तक बहुमत है तभी तक वो सरकार में रहते हैं। नागरिक सांसद चुनते हैं, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वो बहुमत जिस पार्टी का रहता है उससे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनती। और राष्ट्रपति औपचारिक मुखिया होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का क्या है, जहाँ कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है। अभी चित्र बना है, चित्र बना देना यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा करके बना देना कि विधायिका है, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका है। अमेरिका, ब्राजील। पहली चीज एकल कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति सरकार राज्य दोनों का प्रमुख होता है, कोई नाम मात्र का नहीं होता। निश्चित कार्यकाल होता है और शक्तियों का पृथक्करण होता है। मतलब नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका को प्रमुख होता है, संसद अलग होती है। एकात्मक मतलब होता है कि पूरी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं और राज्यों के पास कोई स्वायत्तता नहीं होती। जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। एक ही संविधान होगा, केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखेगा, राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयां होंगी। और संविधान संशोधन आसानी से हो जाएगा। अपन उधर देखें ना कि संविधान संशोधन मतलब कठोर संविधान होगा, संविधान संशोधन आसानी से नहीं होगा। यहाँ आसानी से हो जाएगा। तो कठोर संविधान मतलब होता है संशोधन आसानी से ना हो। ये लचीला संविधान है जहाँ आसानी से हो जाता है। संघात्मक में क्या होगा, वही 5 विशेषताएं जो अपन वहां पढ़े ना वो लिख देना। कि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होगी, दो या दो से अधिक स्तर पे सरकार होगी, फिर शक्तियों का विभाजन होगा, फिर लिखित और कठोर संविधान होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, और द्विसदनी विधायिका होगी। तो ये होता है संघवाद। फिर ये आपको लाभ हानि है कि संसदीय प्रणाली में जनरली उत्तरदायी सरकार होती है, जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, लचीला होता है, पीएम होते हैं। लेकिन संसदीय में जैसे भारत में क्या दिक्कत है, गठबंधन हो जाता है, नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, अस्थिरता आ जाती है, लोक लुभावन निर्णय होते हैं। अध्यक्षात्मक में स्थायित्व होता है, एक नेतृत्व है जिसके पास स्पष्ट बहुमत है, वही काम करेगा। जैसे ट्रम्प अभी कुछ भी कर रहा है क्योंकि वो अध्यक्षात्मक शासन का प्रमुख है। प्रधानमंत्री अगर होता भारत जैसे देश में, अब तक का हटा के भगा देते। शक्ति का पृथक्करण होता है, नीतियों में निरंतरता होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, वही जो अभी ट्रम्प याद कर लेना, तानाशाही हो जाएगी, संसद पे जवाबदेही नहीं है, हटाना कठिन है। एकात्मक के फायदे क्या है कि नीति में एक रूपता आएगी, प्रशासनिक सरलता आएगी, केंद्रित निर्णय शक्ति आएगी और सामाजिक समरसता आएगी। सब एक ही जगह से हो रहा है। लेकिन नुकसान यह है कि जो राज्य है उनकी उपेक्षा होगी, तानाशाही हो सकती है,
नवाचार नहीं होगा। संघात्मक क्या है, जैसे भारत में विविधता में एकता होगी, जो स्थानीय स्वायत्तता होगी, विकेंद्रीकरण होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष होगा, असमानता होगी, वित्तीय विषमता होगी, नीति असंगति होगी, आपस में लड़ाई होगी। तो ये है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपन पहले ही पढ़ लिए कि पहले आप ये समझो कि क्यों लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि एक ही आदमी के पास अगर तीनों शक्ति हो जाए तो फिर वो मनमानी करेगा और जनता की स्वतंत्रता को दिक्कत होगी। तो ये चिंतक का नाम याद रख लेना, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। किताब अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छा है, ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉस। वो बोले कि तीन शक्ति हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों को अलग अलग रख दो और चित्र इसी प्रॉपर बना देना, सामने वाला समझ जाएगा कि आपको पता है। ऐसे बना देना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे क्या होगा, सत्ता का केंद्रीकरण रुकेगा, नागरिक की स्वतंत्रता बनेगी, शासन में संतुलन आएगा और दमनकारी जो प्रवृत्तियां हैं उनमें रोकथाम लगेगी। फिर भारत में प्रशासन पे नियंत्रण कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक विधायी नियंत्रण है। विधायी नियंत्रण मतलब जब विधायिका नियंत्रण करेगी तो विधायी नियंत्रण होगा। तो कैसे करती विधायिका, एक प्रश्न काल से जो हमारे सांसद हैं वो प्रश्न पूछते हैं, फिर समितियों के माध्यम से, जो अपन पढ़ते हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये जांच करती है। फिर बजट जो है, विधेयक है, उनमें बहस होती है, चर्चा होती है। फिर प्रस्ताव आते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्य काल, इनमें चर्चा होती है आकस्मिक मुद्दों पे। और अगर ज्यादा सरकार नहीं सुन रही तो अविश्वास प्रस्ताव लाके उनको हटाया भी जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये सब विधायी नियंत्रण के तरीके हैं। कार्यपालिक नियंत्रण कैसे होता है, तो इसका उद्देश्य भी प्रशासनिक अनुशासन है। कार्यपालिका कैसे करती है, एक तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है अगर आप गलत आचरण कर रहे हैं। इसके अलावा आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा करेगी, वो जांच करेगी, ऑडिट करेगी। फिर पर्यवेक्षण करेंगे जो वरिष्ठ अधिकारी। फिर आपकी जो एसीआर रिपोर्ट है उससे मूल्यांकन किया जाएगा। विभागीय जांच से प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो ये सब प्रशासनिक नियंत्रण है। न्यायिक नियंत्रण कैसे होता है, एक तो न्यायिक पुनरावलोकन है कि अगर कोई भी गलत निर्णय है तो उसको पुनरावलोकन करके, कोई गलत आदेश है, कोई गलत निर्णय है, कोई गलत कानून है, तो उसको रद्द कर सकते हैं। दूसरा रिट है, जो आप चपाचो लिख देना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब करके, तो उससे रोक मूल अधिकार को बचाया जाता है। फिर जनहित याचिका है, जिससे आम जनता के लिए काम किया जाता है। फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, सरकारी कर्मचारियों के विवाद का निर्णय किया जाता है। फिर न्यायालय प्रशासनिक आदेशों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करता है और विधिक शासन और न्याय की गारंटी प्रदान करता है। वित्तीय नियंत्रण क्या है, जो पैसे के द्वारा नियंत्रण जो होता है, तो सार्वजनिक व्यय बजट की नियंत्रण की प्रक्रिया है। इसका है कि धन का सदुपयोग हो। संसद का नियंत्रण कैसे करती है, संसद बजट पारित करती है, अनुदान, मांग, विनियोग, विधेयक, ये सब आता है। कैग लेखा परीक्षण करता है, फिर आपकी जो लोक लेखा समिति वो भी देखती है। तो ये तुलनात्मक है कि विधायी क्या है, राजनीतिक नियंत्रण है, कार्यपालिक प्रशासनिक है, न्यायिक कानून की वैधता देखता है। ये जन जवाबदेही उद्देश्य है इसका, इसका दक्षता बनाए रखना है, और इसका है अधिकारों की रक्षा करना। कैसे करते हैं, ये प्रश्न काल, शून्य काल, अविश्वास प्रस्ताव, समितियों के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से, ये निरीक्षण के माध्यम से, सीआर के माध्यम से, जांच के माध्यम से, ये रिट के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से, पुनरावलोकन के माध्यम से। नीति निर्माण निगरानी करते हैं, क्रियान्वयन में देखते हैं, और ये नागरिक अधिकार देखते हैं। विधायी में क्या दिक्कत है, एक तो समय नहीं है इनके पास, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। कार्यपालिक में क्या दिक्कत है, पक्षपात है। और न्यायिक में है कि देरी होती है, न्यायिक बोझ है, जटिलता है। तो ये हमारा लोक प्रशासन का करीब करीब खत्म हो गया। एक और पीडीएफ था, मैं ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ इसको। लीडरशिप अपन देख ही लिए, एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। पॉलिसी डिटर्मिनेशन मतलब होता है, पॉलिसी इज द चॉइस ऑफ वन कोर्स एक्शन फ्रॉम अमॉन्ग मेनी। मतलब नीति क्या है कि आपके पास बहुत सारे निर्णय के तरीके, उसमें आप कोई चुनते हो, डिसाइड करते हो। डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन की थी, पहले आप वो देखोगे,
समस्या की पहचान करोगे, इंटेलिजेंस, फिर डिजाइन, फिर चॉइस। तो उससे फिर आप निर्णय लोगे। कोऑर्डिनेशन मतलब, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, जेम्स मू ने बोले ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में, जैसे अलग अलग विभाग है, मान लो जैसे भारत में ही एक रेल विभाग है, जल विभाग है, और कोई और विभाग है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहे। जैसे कोई गांव में जाना है आपको, गांव में स्वच्छता के लिए काम करना है, तो गांव में पंचायती राज विभाग भी जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग भी जाएगा, स्वच्छता विभाग भी जाएगा। तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो फिर गांव का विकास नहीं होगा ना। तीनों जब मिल के करेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। डेलीगेशन अपन समझे कि जो अथॉरिटी है उसको सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को देना, और मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सुपीरियर के ऊपर ही रहती है। फिर कम्युनिकेशन समझे, मोटिवेशन समझे, यही वाला। फिजियोलॉजिकल जैसे वायु, पानी, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन। सेफ्टी मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, सेफ्टी वाली है। फिर आपका ऊपर फ्रेंडशिप वाला आ जाता है, फिर स्टीम आ जाता है, और आखिरी में वही सेल्फ रियलाइजेशन। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना। इसमें आपका फर्स्ट एआरसी आ गया 1966 में, जो मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखा। फिर सेकंड एआरसी आ गया, गुड गवर्नेंस आ गया, ई गवर्नेंस आ गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ब्यूरोक्रेसी आ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। सब तो अपन पढ़ लिए हैं। तो ये आपका लोकपाल देख लो यार, थोड़ा कहीं आ ही गया लंबा। स्वीडन से आया। उसके बाद अपन बोलेंगे कि लोकपाल एल एम सिंघवी जो है वो किए। फिर 50% जुडिशियल मेंबर होंगे, इन्वेस्टिगेट करेगा, स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होगा। फिर पंचायत है। तो हमारा लोक प्रशासन का करीब, आप अगर पहला पार्ट नहीं देखे होगे तो वो देख लेना, फिर ये दूसरा पार्ट है। और अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देख रहे हैं तो अभी मैसेज कर देना, ये नंबर है मेरा। देख रहे मतलब मेंस दे ही रहे या सीरियस ही हो, तो कोई भी दिक्कत होती है तो इसमें मैसेज कर देना। अगर मेंस दे रहे और अगर मेंस वाले ग्रुप में नहीं हो व्हाट्सएप में, तो भी मैसेज कर देना कि भैया जोड़ दो, तो मैं जोड़ दूंगा। और इतना प्यार देने के लिए, इतने प्रेम से देखने के लिए, अभी तक 58 मिनट हो गया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्बर्ट साइमन वाली बात, कि भाई आपके पास दिमाग है, इंटेलिजेंस है, कि आपको लोक प्रशासन पढ़ना था। फिर आप डिजाइन किए कि क्या क्या ऑप्शन है, कि इससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े। और फिर आप एक निर्णय लिए, चॉइस लिए कि मैं इससे पढ़ लेता हूँ, भैया पढ़ा रहे हैं पढ़ लेता हूँ। तो यही है, साइमन आया ना, तो इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस, निर्णय प्रोग्राम होगा या नॉन प्रोग्राम होगा, तो उस हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप निर्णय लोगे उसको बाउंडेड रेशनैलिटी बोले, कि क्योंकि आपके पास सब कुछ नहीं पता ना आपको, तो जो भी आप निर्णय लोगे हो सकता है वो गलत लेकिन आपको अपना 100% देना। आप इस एग्जाम में आए हो सकता है सबसे सही निर्णय ना हो, आपको जो पता था उसके हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अब आपको अपना 100% देना, मेन चीज ये। तो ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से बढ़िया।